प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग का क्लास मैं आप लोगों को ले रहा था और हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा था वो चल रहा था रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसमें हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट सेक्शन के बारे में। तो कंक्रीट का सेक्शन हमारा सबसे पहला है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। इसमें 2019 में बीपीएससी में, जीपीएससी एई में 2019 में और यूजेवीएनएल में एई में 2021 में क्वेश्चन पूछा है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता क्या है? तो एक ऐसा टाइप होता है सेक्शन का जिसमें परसेंटेज ऑफ स्टील जो प्रोवाइड किया जाता है लेस देन होता है बैलेंस सेक्शन के। जो स्टील होता है फुल्ली स्ट्रेस्ड होता है, वाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज लेस दैन सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी का जो स्ट्रेस होता है कंक्रीट में उससे कम हमारा मिलता है। इस सेक्शंस में हमारा जो फेलुअर होता है वो होता है डक्टाइल के कारण से, क्योंकि स्टील जो है फेल करता है सबसे पहले और सफिशिएंट वार्निंग हमें प्रोवाइड करता है कोलैप्स होने से पहले। यानी स्ट्रक्चर्स कोलैप्स होने से पहले हमें सफिशिएंट वार्निंग देता है कि भाई हम अब टूटने वाले हैं, हमारी जिम्मेदारी अब ख़त्म होने वाली है और अब हम आपको ज़्यादा दिन तक बचाकर नहीं रख सकते हैं। आप मुझे या तो मरम्मत करो या फिर आप हमें तोड़कर दूसरा बना लो। ड्यू टू डक्टाइल फेलुअर इकोनॉमिक होता है और अंडर रेनफोर्स सेक्शंस हमारे जो भी डिजाइनर्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं। दूसरा आता है ओवर रेनफोर्स सेक्शंस। इसमें भी 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो परसेंटेज होता है स्टील का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बैलेंस सेक्शन, जो कि अनइकोनॉमिकल होता है। इसमें स्ट्रेस जो है कंक्रीट रीच करता है परमिसिबल वैल्यूज़ पे और स्टील जो है फुल्ली स्ट्रेस्ड नहीं होता है। कंक्रीट जो है ब्रिटल नेचर का होता है, इसलिए ये कंप्रेशन में फेल हो जाता है, ब्रिटल फेलुअर होता है और ये सडन फेल होता है बिना कोई वार्निंग दिए हुए। यानी इसमें किसी तरीके का कोई भी वार्निंग वगैरह जो है आपको नहीं मिलता है। बैलेंस्ड सेक्शन, जिसको इकोनॉमिकल सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जो स्ट्रेस होते हैं कंक्रीट पे और स्टील पे जो कि परमिसिबल वैल्यू होता है दोनों एक ही टाइम पे पहुंचता है। जो परसेंटेज होता है स्टील का इन रेनफोर्समेंट बैलेंस सेक्शंस में वो ग्रेटर होता है, यानी ज़्यादा होता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन से। इसमें हमारा मानकर चलो कि स्ट्रेस का लिमिट यहाँ तक पहुँचना है स्टील का, है ना, और सेम स्ट्रक्चर्स में कंक्रीट का लिमिट यहीं तक पहुँच रहा है ना, दोनों एक साथ पहुँच रहा है लिमिट पे। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। एक में क्या है, स्ट्रेस पूरा पहुँच गया स्टील का बट कंक्रीट यहीं पे रह गया। फिर एक होता है, ये होता है हमारा अंडर रेनफोर्स्ड, ठीक है। और एक में क्या होता है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ गया लेकिन स्टील का स्ट्रेंथ नहीं पूरा स्ट्रेस तक पहुंच पाया, तो ये होता है ओवर रेनफोर्स्ड। ओवर रेनफोर्स्ड कभी भी हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। हमेशा जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन को। फ्रॉम स्ट्रेस डायग्राम से अगर हम बात करें तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस CNA, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो होता है ये एक ऐसा डेप्थ होता है जहाँ पे स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में और स्टील में वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाता है सेम टाइम में। तो XC इज इक्वल टू M सिग्मा CB बाई सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST का होल इंटू D। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस BXA का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू MAST इंटू D माइनस XA।
नोट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि ये जो कंप्रेशंस होते हैं, जो अलग अलग फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, एक्सप्रेशंस, जैसे XU का, XC का जो फॉर्मूला था, ये सजेस्ट करता है हमें वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है परमिसिबल स्ट्रेस जो प्रेजेंट होता है हमारा रेनफोर्समेंट के अंदर, उस पर। अगर हम स्टील के क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो जो डेप्थ होगा न्यूट्रल एक्सिस का, वो भी हमारा इंक्रीज होगा। लेवर आर्म जेड, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कपल फॉर्मिंग कंप्रेशन या कंप्रेसिव एंड डक्टाइल फोर्स इन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन, उसको कहते हैं लीवर आर्म। लीवर आर्म जेड इज इक्वल टू डी माइनस एक्स ए बाई 3, ये फॉर्मूला से यूज करके निकालते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर, जो एबिलिटी होती है बीम का टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट इज नोन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स होता है एफ सी इज इक्वल टू हाफ सिग्मा सी बी सी गुने एक्स ए गुने बी। जो टोटल टेंसाइल फोर्स होता है एफ टी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम इंटू एम ए एस टी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ये आपका होता है। एम आर इज इक्वल टू, जो कि हमारा एम आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। इफ एक्स ए ग्रेटर दैन एक्स सी, तो एम आर सी इज इक्वल टू बी एक्स ए इंटू सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3। इफ एक्स ए लेस दैन एक्स सी, तो एम आर टी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3। ये जो पॉइंट्स है इससे क्वेश्चन पूछा गया है EAC 2022 में और UKPSC AE में 2007 में। इफ़ एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी, तो ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछा गया है 2008, 18 और 2012 में। एम आर इज इक्वल टू बी एक्स ए इंटू सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3, या फिर एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3। परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए एस टी बाई बी इंटू डी इंटू 100, इस फॉर्मूला से यूज करके निकाल सकते हैं। UKPSC AE 2017 में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। इसके अलावा इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील अगर निकालना हो तो P इज इक्वल टू 50 एक्स ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम डी इंटू डी माइनस एक्स ए। एज पर IS कोड 456 के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो क्रीप और श्रिंकेज इफेक्ट होता है उसका फैक्टर हमारा कितना होता है, 1.5 मीटर यूज़ किया जाता है फॉर कंप्रेशन स्टील में। रेनफोर्समेंट स्पेसिंग अगर बात किया जाए बीम में या बीम के लिए, तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जो होता है वो मैक्सिमम होता है हमारा इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बार इफ़ डाया इज़ इक्वल, या फिर आपका डायमीटर ऑफ लार्जर बार इफ़ डायमीटर इज़ अनइक्वल, और तीसरा 5 mm मोर देन नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा वो वैल्यू हमारा मिनिमम बनेगा हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का। ये क्वेश्चन साइंटिस्ट और इंजीनियर इसरो का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 2020 में, उसमें क्वेश्चंस आपका पूछा गया था। वर्टिकल स्पेसिंग ये मिनिमम होता है ऑफ द मैक्सिमम ऑफ डाया ऑफ थिकर बार, या फिर 15 mm, या फिर 2/3 ऑफ द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इन तीनों में से जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू बनेगा वर्टिकल स्पेसिंग का।
साइड फेस रेनफोर्समेंट, जो साइड फेस रेनफोर्समेंट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है एज पर IS कोड 456/2000 के क्लाउज 26.5.1.3 और 26.5.176 का जो क्लाउज है, इस क्लाउज के अंतर्गत हमें IS कोड 456/2000 के अंतर्गत साइड फेस रेनफोर्समेंट के बारे में बताया, जो कि अगर डिप बीम है तो ग्रेटर देन 450 mm इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू टोर्सन, अगर टोर्सन लग रहा है तब, और अगर टोर्सन नहीं लग रहा है बीम का डेप्थ ग्रेटर देन 750 mm होना चाहिए, और प्रोवाइड करेंगे एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द वेव एरिया के, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको इक्वली ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम इसको इक्वली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगा वो हमारा मिनिमम ऑफ द 300 mm या बीम विड्थ, बीम का विड्थ या फिर 300, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा मैक्सिमम स्पेसिंग जो है बनेगा। जैसे साइड फेस रेनफोर्समेंट, ये हमारा ये साइड फेस हो गया रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे ये कर रहे हैं तो ये वर्टिकल स्पेसिंग हो गया, कि वर्टिकल स्पेसिंग कितना लेंगे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हो गया बीम में, लेकिन साइड में इसका स्पेसिंग क्या होगा, ये साइड के फेसिंग का, वो हमें निकालना होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट सेक्शन बेस्ड ऑन न्यूट्रल, तो एक्सिस कंडीशन, टाइप्स ऑफ सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस कंडीशन और फॉर्मूला। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील और डक्टाइल फेल्यूर होगा तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हमेशा जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा होगा, तो उस केस में XC = M सिग्मा CBC × D डिवाइडेड बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में एनुअल या एक्चुअल जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो बड़ा होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। इसमें कंक्रीट जो है ब्रिटल नेचर का होता है और ब्रिटल फेल्यूर होता है, तो यहाँ पे BXA²/2 = MAST × D - XA, ये फार्मूला यूज़ करके निकालते हैं। और बैलेंस सेक्शन में हमारा दोनों ही न्यूट्रल एक्सिस बैलेंस होता है, तो XA = XC = X हमारा होता है। देखो यहाँ पे वैल्यू अगर हम बात करें वेरियस पैरामीटर्स और वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील के रिगार्डिंग, तो पैरामीटर्स इन द केस ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फार्मूला और M15 ग्रेड कंक्रीट है, सिग्मा CBC 5 N/mm² और M का वैल्यू 18 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस XC = M सिग्मा CBC × D बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। तो FE 250 के लिए सिग्मा ST 140 N/mm², FE 415 के लिए 230 N/mm² और FE 500 के लिए 275 N/mm² FE सिग्मा ST होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस 0.39D, 0.28D एंड 0.24D, ओके। लीवर आर्म ZD = D - XC/3, 0.87D, 0.9D, 0.918D। रेजिस्टिंग मोमेंट MR = BXC सिग्मा CBC/2 × D - XC/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.85 BD², 0.64 BD² और 0.56 BD²। परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट P = AST/BD × 100, तो हमारा आ जाएगा 0.7%, 0.3% और 0.2%। एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट AST = P × B × D/100, तो 0.007 BD, 0.0031 BD और 0.002 BD। ये हमारा वैल्यूज़ है फॉर वेरियस पैरामीटर फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील के लिए हमने जो है यहाँ पे
वैल्यू कैलकुलेट किया है। अगला जो टॉपिक है हमारा डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो डबली रेनफोर्स्ड बीम है हमारा, ये एक आरसीसी बीम होता है जिसमें हम जो रेनफोर्समेंट है ये हम कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में, दोनों ही जोन में हम रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं, उसको कहा जाता है डबली रेनफोर्स्ड बीम। जो कंडीशंस होता है डबली रेनफोर्स्ड बीम का, वो हमारा होता है व्हेन साइज ऑफ बीम इज़ कन्फाइंड। जब साइज ऑफ बीम जो है कन्फाइंड किया जाता है, जो कि GPSC AAE 2021 में क्वेश्चंस आपका पूछा है। दूसरा हमारा कंडीशंस है व्हेन डबली रेनफोर्स्ड बीम इज़ प्रीफर्ड, जब हमारा सेक्शन जो होता है बीम का वो हमारा रिवर्सल स्ट्रेस को सब्जेक्ट करता है तो। और तीसरा, व्हेन बीम इज़ अंडर इसेंट्रिक लोडिंग, अंडर इसेंट्रिक लोडिंग के केस में अगर आ जाता है बीम, तो उस कंडीशन भी हम डबली रेनफोर्स्ड बीम को प्रीफर करते हैं। इसके अलावा डबली रेनफोर्स्ड बीम को हम यूज़ करते हैं कब, जब एक्सीडेंटल या सडन लैटरल लोड गवर्न करता है बीम पे। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं व्हेन बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन फ्रॉम प्रिवेंट टॉर्सनल मोमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, उस केस में भी हम डबली रेनफोर्स्ड बीम को यूज करते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूअस बीम के केस में सपोर्ट पे या जहाँ निगेटिव मोमेंट हमारा डेवलप होता है एट टॉप फाइबर्स, तो उस कंडीशंस में भी हम डबली रेनफोर्स्ड बीम को प्रीफर करते हैं। ये जो पॉइंट्स है इससे आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है नागालैंड PSC CTSC 2017 में। एडवांटेज अगर बात करें डबली रेनफोर्स्ड बीम का, तो ये इसमें कंप्रेशन स्टील है ना, कंप्रेशन स्टील और टेंसाइल स्टील इंक्रीज करता है सेक्शंस फ्लेक्सिबिलिटी को, और ये हमेशा यूज़ किया जाता है इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में डबली रेनफोर्स्ड बीम। जो डबली रेनफोर्स्ड बीम होता है इसमें स्टील जो है टेंशन में और कंप्रेशन जोन में होता है, जो रिड्यूस करता है सेक्शंस के डिफ्लेक्शंस को और इंक्रीज करता है सेक्शन रोटेशन कैपेसिटी को। कंप्रेशन स्टील जो है हेल्प करता है रिड्यूसिंग द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, और एरिया ऑफ स्टील जो होता है इन कंप्रेशन वो रिड्यूस हो जाता है इन द केस ऑफ श्रिंकेज और क्रीप इफेक्ट। अगर एनालिसिस अगर हम बात करें डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शंस का एनालिसिस, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम ये दिया गया है। यहाँ पे बॉटम में भी जो है आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है और टॉप में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। हाँ, ये है कि बॉटम में रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड किया गया है, टॉप में कम प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि हमारा बॉटम में टेंसाइल जोन में हमें स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है और कंप्रेशन में थोड़ा कम, ताकि हम बैलेंस्ड करके चल सके और हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो भी हमारा सेंटर में लाई करे, वो हमारा ऊपर नीचे ना हो। ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इससे पंजाब SDO 2021 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें पूछा गया था कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से रिलेटेड XC = M सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC गुने D, ये क्रिटिकल डेप्थ होता है न्यूट्रल एक्सिस का। इसके अलावा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XA, तो BXA का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1.5 मीटर 1.5 M माइनस 1 गुने ASC गुने XA माइनस DC = MAST D माइनस XA। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन, MR = हाफ सिग्मा CBC गुने B गुने XA D माइनस XA बाई 3 प्लस 1.5 माइनस 1 ASC गुने सिग्मा C इंटू D माइनस DC का डैश। फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन
एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस वाई इज इक्वल टू C1 गुने एक्स ए बाई 3 प्लस C2 प्लस डी सी बाई C1 प्लस C2। C1 और C2 जो है ये रिजल्टेंट फोर्स है ऑफ कंप्रेसिव कंक्रीट और कंप्रेसिव स्टील का। एज पर IS 456/2000 के हिसाब से ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज इफेक्ट फैक्टर जो है 1.5 मीटर होता है, जो कि यूज़ किया जाता है फॉर कंप्रेशन स्टील के लिए। इन डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम स्टील इन कंप्रेशन स्टील स्ट्रेस जो होता है कंप्रेशन स्टील में वो कम होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील। टेंसाइल स्टील में ज़्यादा जो है हमें देखने को मिलता है स्ट्रेस, ठीक है, बट कंप्रेशन स्टील में स्ट्रेस जो है हमें कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा टेंशन जोन में कंक्रीट जो है ऑलरेडी पुअर होता है। स्टील बीम थ्योरी इस थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो स्टील बीम थ्योरी यूज़ किया जाता है टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम, जो कि स्पेशली व्हेन एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील इक्वल और मोर देन होता है एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील के। इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018 और 2021 में एग्ज़ाम्स में। जो स्टील बीम थ्योरी है ये यूज़ किया जाता है आपका डबली रेनफोर्स सेक्शंस को एनालाइज करने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए स्टील बीम थ्योरी को यूज़ किया गया है। अगर अजम्पशंस के बारे में बात किया जाए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में अजम्पशन से रिलेटेड पूछ दिया गया है कि अजम्पशंस बताओ स्टील बीम थ्योरी का, तो सबसे पहले कंक्रीट को कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया गया है। उसके अलावा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको इक्वल माना गया है अमाउंट ऑफ कपल ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्टील। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन स्टील, जो कि परमिसिबल स्ट्रेस होता है इन टेंसाइल स्टील, और एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील इज इक्वल टू एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो जनरेट किया जाता है सिमुल्टेनियसली बोथ इन कंप्रेशन एंड टेंशन स्टील। strain at the level of compression reinforcement in doubly reinforced concrete beam में हमारा EC इज इक्वल टू 0.0035 इंटू 1 माइनस DC का डैश बाई C। DC का डैश इज इक्वल टू इफेक्टिव कवर और X इज इक्वल टू NA, ये आपका होता है। NA जो है NA ये रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल एक्सिस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? NA न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगला टॉपिक आपका है यहाँ पे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो, अगर हमारा शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो जो स्ट्रेंथ होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट का सेक्शन का वो रजिस्ट करता है फेलुअर को इन बेंडिंग। तो जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशंस होता है फॉर होमोजीनियस सेक्शंस के लिए, शियर स्ट्रेस एट एनी प्लेन टाउ इज इक्वल टू V बाई बी डी। V जो है शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और B जो है विड्थ ऑफ सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा D है जो कि डेप्थ ऑफ बीम है और B जो है विड्थ है हमारा सेक्शन का, ठीक है। और ये हमारा NA ये जो है न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे टाउ होता है मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है
शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशंस, जो कि इस तरीके से हमारा यहाँ पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। बॉटम में सबसे कम, बट यहाँ पे हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है देखने को मिल रहा है। शियर स्ट्रेस जो है प्रोबेबली विद जीरो एट टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम पे जीरो होता है, जो कि पैराबोलिक होता है हमारा शियर स्ट्रेस का डायग्राम, और मैक्सिमम हमारा होता है शियर स्ट्रेस जहाँ पे अकर होता है एट न्यूट्रल एक्सिस, जो कि मिडिल में होता है। टाउ इज इक्वल टू 3b/2bd या फिर 1.5v/bd। When a rectangular concrete section B into D is loaded, then shear stress distribution is parabolic. Shear stress distribution in heterogeneous section, जो कि हमारा 2022 में एसएससी जेई और राजस्थान जेई के अंतर्गत पूछा गया है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन हेट्रोजीनियस सेक्शन। तो व्हेन रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन बी इनटू डी, जहाँ पे लोड हमें लग रहा है जो कि होमोजीनियस सेक्शंस नहीं है, हेट्रोजीनियस सेक्शंस है, तो उस कंडीशन में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एबव न्यूट्रल एक्सिस वो पैराबोलिक होता है और बिलो न्यूट्रल एक्सिस रेक्टेंगुलर बन जाता है। तो ये आप देख सकते हो क्रॉस सेक्शंस है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका रेक्टेंगुलर सेक्शंस बनता है और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक बनता है। यानी अगर बात किया जाए तो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे तो मैक्सिमम हमारा शियर स्ट्रेस होगा ही, बट बॉटम तक वो सेम कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा। देखो एज पर आईएस कोड 456 2000 के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस होता है टाउ वी इज इक्वल टू v/bd। एज पर आईएस कोड 456 2000 के हिसाब से इक्विवेलेंट शियर जो होता है इन टोर्सन वो v इज इक्वल टू v प्लस 1.6 इंटू t/b फॉर्मूला हमारा होता है। यहाँ पे v जो है एक्चुअल शियर होता है, t जो है एक्चुअल टोर्सनल मोमेंट होता है और b जो है विड्थ ऑफ बीम होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस q इन कंक्रीट ऑफ द आरसीसी बीम, q इज इक्वल टू v/z इंटू b। v जो है शियर फोर्स और z जो है लीवर आर्म। डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया 2018 में और 2021 में। जो टॉर्सन होता है वो काउज करता है टेंसाइल जोन में बीम में ड्यू टू शियर नियर द सपोर्ट्स पे, है ना, सपोर्ट्स के नज़दीक, जिसको डायगोनल टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल टेंशन। जो टेंशन हमारा काउज होता है टेंसाइल जोन में ऑफ बीम का ड्यू टू शियर नियर द सपोर्ट, वो कहलाता है डायगोनल टेंशन। जब शियर स्ट्रेस हमारा कैन नॉट रजिस्ट नहीं करता है बाई कंक्रीट के द्वारा, तो जो डायगोनल टेंशन होता है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो रेसिस्ट कर सके आपका शियर स्ट्रेस को। तो डायगोनल टेंशन बीम में इंक्रीज़ किया जाता है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस और डिक्रीज़ किया जाता है एबव द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो डायगोनल स्ट्रेस है उसको कम करते हैं और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे डायगोनल टेंशन को हम इंक्रीज़ करते हैं। तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डायगोनल टेंशन के डेवलपमेंट के कारण से क्रैक्स हमें देखने को मिलता है एट द अल्टीमेट फेल्यूर इन द केस ऑफ डायगोनल टेंशन, जो कि डिपेंड करता है हमारा शियर स्पैन के ऊपर और इफेक्टिव डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। जो टाइप होता है हमारा फेल्यूर का दैट टेक्स प्लेस बाय क्रशिंग ऑफ कंक्रीट इन द कंप्रेशन जोन में, जो कि नियर लोड हमारा होता है। और ये जो टाइप होता है फेल्यूर का वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? 45 डिग्री के एंगल पे देखने को मिलता है। शियर रेनफोर्समेंट, जो पर्पस होता है शियर रेनफोर्समेंट का
वो ये होता है कि जो शियर फेल्यूर हो रहा है या जो डायगोनल टेंशन रेसिस्ट कर रहा है उसको प्रिवेंट करना। और शियर रेनफोर्समेंट को हम वेव रेनफोर्समेंट के नाम से भी जानते हैं। टाइप ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, वर्टिकल स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं इन कंक्रीट बीम। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, जैसे वर्टिकल स्टीरप्स, ये बेस्ट केस होता है ऑफ लोड रिवर्सल एंड प्रोवाइड किया जाता है अराउंड द टेंसाइल रेनफोर्समेंट एट सुटेबल स्पेसिंग। एक सुटेबल स्पेसिंग पे हम वर्टिकल स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ बीम। जो डायमीटर होता है स्टीरप्स का 6 से 12 mm का होता है। हैंगिंग बार जो कि एंकर बार जिसका डाया जो है प्रोवाइड किया जाता है 8 mm से 12 mm तक। और जो स्पेसिंग होता है बिटवीन टू स्टीरप्स शुड नॉट ग्रेटर देन लीवर आर्म। जो लीवर आर्म होता है उससे ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। ये हमारा डायगोनल टेंशन फेल्यूर है जो कि 45 डिग्री पे हमें देखने को मिलता है। कई बार 90 डिग्री पे भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है, बट जनरली 45 डिग्री पे देखने को मिलता है। ये फ्लेक्चर शियर फेल्यूर है और ये डायगोनल कंप्रेशन फेल्यूर जो है देखने को मिल रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम शियर रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट तरीका है हमारा वर्टिकल स्टीरअप। क्या है? वर्टिकल स्टीरअप्स। स्पेसिंग अगर बात किया जाए वर्टिकल स्टीरअप्स की तो एस वी इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस वी इंटू डी बाई वी एस यू, जो कि लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से है, जहाँ पे हमारा एफ बाई नोट ग्रेटर दैन 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चला ही RPSC लेक्चरर में जो है ये 2021 में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। एज पर IS 456 2000 के हिसाब से बात किया जाए तो जो स्पेसिंग होता है बिटवीन स्टीरप्स, यानी एक स्टीरप्स हम यहाँ पे प्रोवाइड किए, दूसरा स्टीरप्स यहाँ पे प्रोवाइड किए, तो इसके बीच के दूरी यानी डिस्टेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं एज पर IS कोड, जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से S इज इक्वल टू सिग्मा SV इंटू ASV इंटू D बाई VS। VS जो है टोटल शियर फोर्स इन सेक्शन, सिग्मा SV जो है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टीरप्स, ASV जो है एरिया ऑफ वन वर्टिकल स्टीरप्स, S जो है स्पेसिंग बिटवीन स्टीरप्स और D जो है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शंस। तो यहाँ पे नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं एट द हाफ डिस्टेंस यानी SV/2 ऑफ द एबव स्पेसिंग, जो भी एबव स्पेसिंग है उसके। ओके, तो ये यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्टीरप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने बताया वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपके डाउट्स को प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली सॉल्व किया जा सके।